हाँ जी, good evening friends. So before we start today's lecture, let me ask one simple question to you. एक बैट और बॉल दोनों की कीमत टोटल 110 रुपये है और बैट बॉल से 100 रुपये ज़्यादा कीमत का है, तो बॉल कितने रुपए की होगी? लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन. एक बैट और वो बॉल दोनों की जो कंबाइंड प्राइस है वो है 110 रुपीज़. बैट जो है वो बॉल से 100 रुपये ज़्यादा है, तो बॉल की कीमत कितनी होगी? ये क्वेश्चन मैंने एक क्लास में पूछा. मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने जो आंसर दिया वो था सिंपल 100 रुपीज़, वो सॉरी 10 रुपीज़, द कॉस्टिंग ऑफ द बॉल. इज इट राइट? आर यू थिंकिंग द सेम? इफ़ यू आर थिंकिंग द सेम, अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग बिकॉज द राइट कॉस्ट ऑफ द बॉल वुड बी 5 रुपीज़. अगर बॉल की कीमत 10 रुपीज़ होगी और बॉल बैट जो है वो 100 रुपीज़ ज़्यादा है, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी? 110 + 10 = 120. और हमारी तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 110. तो बॉल की कीमत क्या होगी? 5 रुपीज़. नाउ व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन? बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इंटेलिजेंस. व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? डज इट मीन कि इफ़ यू आर अनेबल टू, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं. और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का बाई चांस सही आंसर दे दिया, क्या वो निश्चित रूप से इंटेलिजेंट हैं? ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं. तो इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट डज़ वी मीन बाय इंटेलिजेंट? व्हाट डज़ इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरीके से इंटेलिजेंस का असेसमेंट करते हैं और कितनी इसकी थ्योरीज हैं, उनके बारे में हम इस लेक्चर में और आने वाले कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी. दूसरी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो बताओ कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने पीएचडी किया हुआ है और वो स्टेट्स में एक्सपर्ट है. ठीक है? दिस इज़ द पर्सन नंबर 1. नाउ पर्सन नंबर 2, एक रूरल एक किसान है, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको वेदर वेदर पैटर्न समझ में आता है. वो बहुत सटीकता से तो नहीं, लेकिन फिर भी लगभग लगभग अंदाज़ा लगा लेता है कि कब बारिश होने वाली है, मिट्टी किस तरीके की है, कब क्या चीज़ बोनी चाहिए और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाए. अब इन दोनों व्यक्तियों में कंपैरिजन करें तो कौन सा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा? 1 या 2? निश्चित रूप से दोनों. ओके, वाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन? बिकॉज इंटेलिजेंस का पैमाना क्या है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंटेलिजेंस को डिफाइन किस तरीके से किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है कि इंटेलिजेंस होती क्या है. अनफॉर्चुनेटली अगर अपन आज के ज़माने में देखें तो एक चीज़ जो हमारे सामने आई है, जो हम डेली जिस चीज़ के साथ एनकाउंटर होते हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं वी हैव इक्वेटेड इंटेलिजेंस विद इन academic performance. The more degrees you have, the better marks you have, the better are the chances that you will be called an intelligent. But unfortunately this is just the one aspect of intelligence. You might call it an a kind of academic intelligence, analytical intelligence, critical intelligence, or whatever, but intelligence is such a big domain. Okay? If we go back into the past, so you must have heard this term called intelligence and intellectualism. Intellectualism is one aspect of intelligence but not the whole of an intelligent. Fine. Say if we ask, for example, say Google knows each and everything, like a lot of things Google knows. Can we call the Google intelligence? No. Google has an information, has a knowledge, but knowledge does not equate with an intelligence. When we're talking about say library, in a library there are 10 lakh books are there. Fine. Can we call librarian intelligent? No. Why? Because there might be an information, there might be a kind of a knowledge, although there is also the difference between an information and a knowledge. Fine. But that is not an intelligence. Intelligence is much broader and much deeper than just this simple set of information and an information sort of things. Fine. So that is an important criteria. Now come back to an intellectualism. So if we go back to the Rene Descartes. So Descartes basically is what we say is the modern education system is very much influenced by Descartes, where he has emphasized on rationality, the rational thinking. When we're talking about a rational thinking, analytical thinking, logic, reasoning, and all those things, these all are associated with intellectualism. But intelligence is much broader than that. It is not just an intellectualism. Understand? So might be if you are unable to perform well in an academics, it does not mean you won't be considered an intelligence. Rather, as the example I have given of a farmer, rural farmer, he is equally an intelligent. Are you getting? तो ये जो बुद्धि का हमने सारा जोर इंटेलेक्चुअलिज्म पर डाल दिया है और खासकर उसको एकेडमिक्स के साथ एसोसिएट कर दिया है, दिस इज़ द वन ऑफ द बिग मॉडर्न kind of see unfortunate event.
ऑफ द 21st सेंचुरी. येस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, बट इंटेलिजेंस को हम केवल इस क्राइटेरिया के साथ मेजर नहीं कर सकते. इसके बारे में हम और भी आने वाले उसमें डिस्कस करेंगे. देर आर मल्टीपल थ्योरिस्ट बेसिकली विच हैव गिवन द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बिहाइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. ओके, एक तो हो गई ये बात. दूसरी एक जो चीज़ है वो ये है कि डज इंटेलिजेंस जस्ट, अब देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स. इफ़ वी टॉक अबाउट से इन एन इंडियन पर्सपेक्टिव, go back basically, so it's not just related with an head. Are you getting? Your brain, that is basically the seat of an intelligence. It's more about where in the Indian system we focus more on the wisdom rather than just the intelligence. So what does the meaning of the wisdom? It means to look at the things as they are, perceiving clearly without being influenced by our own biases, judgments, motivations or whatever. Just this is basically what the wisdom is. और more importantly, अगर उससे भी ज़्यादा पूछो तो wisdom को हमने intelligence से और भी ऊपर रखा है. To know about an other is an intelligence. To know about oneself is a wisdom. Are you getting? There are multiple, जैसा हमने previous class में भी discuss करा था in the Indian psychology, there are multiple ways of knowing the things. One way is to open your eyes and getting the information through senses and then process it and all that thing. But there is also one way of closing the eyes and going deeper and deeper and then come to know about the things or secrets of oneself or mind to the universe. That is another way. Okay, so a lot of yogic techniques and a lot of other things basically in Indian system has been developed in that way, by closing the eyes. So in this lecture I'm not telling you to close the eyes, I'm just talking about the different basically systems of what we call as an intelligence. Even in fact, if we look, modern science itself says, which the yoga has declared or thousands of years ago, that each and every cell of a body also contains intelligence. It's not just basically the head which controls the reasoning and all that thing, the brain. Even in fact our cells also, that also contains an information and process it and also equally intelligent. Again, we want to go into the debate of it sometime later, we'll discuss about it. Okay, so that is the thing. So एक तो वही बात ये. दूसरी इंपॉर्टेंट, तो पहली जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट जस्ट द वन स्पेसिफिक थिंग. ऑल दो इट स्टार्टेड विद दिस डिबेट कि इंटेलिजेंस क्या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ है पहली, या फिर इंटेलिजेंस जो है वो सेट ऑफ थिंग्स है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और उस क्लस्टर को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, जैसे कि रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वॉट. या फिर इंटेलिजेंस कोई जनरल थिंग है या फिर स्पेसिफिक थिंग है. दैट इज़ ऑल्सो बेसिकली वन ऑफ द बिग डिबेट. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी डिबेट है और रही है वो ये है कि कितनी इंटेलिजेंस इन्नेट होती है, इट इज़ वी गॉट फ्रॉम आवर जीन्स एंड बायोलॉजिकल वे, और कितनी इंपॉर्टेंस दिस बेसिकली लर्न वी गेट इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट और कंडीशन. ओके, सो दैट इज़ अ बिग डिबेट. ये तो बहुत बड़ी डिबेट है जिसके बारे में भी हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. इनिशियली लॉट ऑफ पीपल बेसिकली यूज टू थिंक about, and still there's a lot of prejudice about that, ki many people think not just the what we call as a normal uneducated person, but a very educated person also used to think about that intelligence is innate. इसलिए हम इतना जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं in terms of caste, in terms of religion, in terms of race also. For example, say if you go into America, you might heard from a lot of people who are very right wingers कि भाई white people are more intelligent than the black people. If we come to India, we see certain people who belong from that caste are more intelligent than the people who belong from different caste, for example. That kind of thing might be we heard a lot of times, and still it is basically the foundation of what we call as that debate. There is a one very good set of the segment of the knowledge that is called as an epigenetics. अगर आप स्टडी करोगे एपिजेनेटिक्स के बारे में तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे कि व्हेन हिटलर ने जब हॉलोकॉस्ट किया, हॉलोकॉस्ट यानी अगेंस्ट द ज्यूज जो उन्होंने वो चलाया, उसके बहुत गहरे फाउंडेशन में इट वाज दिस एपिजेनेटिक्स और द जेनेटिक सुपरमेसी एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग इन इंटेलिजेंस. Are you getting? That was that Aryans are more supreme than all other things. They are more intelligent, and all these people are basically what a kind of वो society को जो है वो खराब कर रहे हैं. Jews, for example. That was his logic, and that's how पूरा की पूरा Germany, basically, in which Germany there were very famous scientists, philosophers, and all that thing, and all those start believing what the Hitler was saying. Getting? तो ये debate आदिकाल से चल रही है और आज भी लोग उतना ही उस चीज़ से ग्रसित हैं कि ये जन्मजात इंटेलिजेंस कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जो उस पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड में पैदा होता है, और वहाँ से जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है. लेकिन व्हाट द मॉडर्न साइकोलॉजी सेज आफ्टर डूइंग मल्टीपल एंड थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ऑन थाउजेंड ऑफ पीपल दैट बोथ एनवायरनमेंट, इट्स नॉट जस्ट एन एनवायरनमेंट. ठीक है साहब, जीन्स का कोई रोल ही नहीं होता. इट्स नॉट जस्ट एन एनवायरनमेंट,
but it's not just the genes. Both plays a 50-50, so it's a kind of a nature versus nurture debate, and both have an equal contribution. Okay, so some kind of an intelligence we get from our genes, and some kind of an intelligence we get from the kind of an exposure we have थ्रू आवर एनवायरनमेंट. जैसे कि एक एग्जाम्पल ऐसा समझिए कि देर इज़ अ काइंड ऑफ अ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, है ना, देर इज़ अ काइंड ऑफ अ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, देर इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर एग्जाम्पल. तो मैं एक घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर मेरी 15 या 20 पीढ़ियाँ जो है वो म्यूज़िक म्यूज़िक सीखती रही हैं और म्यूज़िक सिखाती रही हैं, म्यूज़िक को परफॉर्म करती रही हैं. अंडरस्टैंड. मैं उस पीढ़ी में पैदा हुआ हूँ, है ना. और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसका दूर दूर तक उसके पूरे ख़ानदान का और 10 पीढ़ियों का म्यूज़िक से कोई भी लेना देना नहीं है. अगर हम दोनों को म्यूज़िक का एक्सपोज़र दिया गया तो मेरे सीखने की रेट म्यूज़िक की कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मैं उस म्यूज़िक को कैच करूँगा बजाय कि दूसरे वाले व्यक्ति के. तो समवेयर what we called as कि पहले से ही I am predisposed towards having quick grasping of the music. So that might be also applicable into the different kind of intelligence, not just the music, might be business. जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं और उन बिजनेस कम्युनिटीज़ में पीढ़ियों से जो है वो लोग बिजनेस ही करते आ रहे हैं, तो दे माइट बी एबल टू ग्रास्प द kind of the business calculation might be more easily than the other person. Are you getting? But it does not mean, see, what we are telling is not that it means one person is more intelligent, other person is less intelligent. We are talking about a specific domains. So I might be more intelligent into the business, but the other person might be more intelligent into some artistic ability or some kind of interactive intersocial kind of thing, or might be there is a different other kind of intelligence. Kind be understand. So I'm not saying one is more. I'm talking about a specific skill. Are you getting? तो एक तो ये चीज़ हो गई पहले. तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा जो बैकग्राउंड है, यानी कि हमारे जो जीन्स हैं और बायोलॉजी है, वो हमारे उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट ऑल्सो है, हम ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति उसी तरीके के एनवायरनमेंट में पैदा हो रहा है. कि मैं अगर 10 पीढ़ियों से किसी बिजनेस, मेरा खानदान जो है बिजनेस ही करता रहा है, तो आई माइट गेटिंग दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर एज वेल. तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये मान लो ये स्टडी करी कि मेरे को उठा के बचपन से किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रख दिया. अंडरस्टैंड. जहाँ पे बिजनेस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बिजनेस की कोई बातें नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी बिजनेस की लर्निंग स्लो हो जाएगी. और वहीं दूसरे व्यक्ति को बचपन से ही मेरे वाले एनवायरनमेंट में पैदा किया है, जहाँ पे उसकी 10 पीढ़ियों को कुछ भी लेना देना नहीं, तो कहीं ना कहीं उसकी बिजनेस की लर्निंग तेज हो जाएगी. आर यू गेटिंग? तो एक तो होता है प्री डिस्पोजिशन. आई हैव व्हाट वी से कि मेरे अंदर बीज है एक पर्टिकुलर चीज़ का, लेकिन वो बीज जो है वो तभी फलेगा जब उसको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर खाद मिलेगी, पानी मिलेगा. अगर वो नहीं हुआ तो वो बीज का जो पोटेंशियल है वो वहीं रह जाएगा. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्री डिस्पोजिशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स मोर अबाउट what we called as the potential. Understand? Not the execution of that potential. So execution of that potential comes only when there is an appropriate environment is there. Right? If that environment is not there, then nothing. लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी इतनी है कि केवल और केवल एनवायरनमेंट ही है कहीं ना कहीं. इसका मतलब ये नहीं कि एनवायरनमेंट का प्रभाव नहीं होगा. एनवायरनमेंट विल इन्फ्लुएंस अ लॉट, बट समवेयर कहीं ना कहीं वो अगर एनवायरनमेंट और प्री डिस्पोजिशन दोनों एक साथ मिल जाता है, अंडरस्टैंड, तो फिर there is a jet speed of learning of that particular skill. But if any one of them, if there is only a predisposition is there, potential, but no any exposure is there, it would be very very difficult that ability will result into a particular skill. But if there is only and only environment is there is no any predisposition, there might be the thing that person might acquire that skill. तो अगर इस पूरे फॉर्म में देखें तो सबसे इक्वल है दोनों का होना. बहुत बढ़िया. लेकिन एनवायरनमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन just the biological capacity or the inherited skill or a genetic component or a predisposition. Why? इसीलिए हमारी सोसाइटी में हम सब ये चीज़ बोलते हैं ना, सब लोगों को पढ़ना चाहिए, सब लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, सब लोग. Why? Because if they get, even if whatever my belongingness is, whatever my past is, if I get the right kind of an environment, if I get a right kind of an exposure, then I can become equally capable. Understand? सो दैट इज़ अ वाइड स्प्रेड डिबेट. बट साइंस जो साइकोलॉजी बोलती है वो अभी 50-50 कह रहा हूँ डिबेट पे. ठीक है, एनवायरनमेंट एंड दैट इज़ अ साइकोलॉजी. मतलब कहने का मतलब है पूरी तरीके से, अब ये चीज़ अच्छी लगे और चाहे खराब, है ना, कुछ हो सकता है सुनने वालों को सही नहीं लगे, बट अभी तक की जो साइंस है, और हो सकता है गलत हो कल को, और हो सकता है ऑलरेडी गलत हो चुकी हो कई कंपोनेंट्स में, लेकिन बहुत सारे लोगों पे स्टडी करने के बाद जो डेटा है वो यही बोलता है कि भाई थोड़ा थोड़ा 50-50 कंपोनेंट है. लेकिन उसमें भी एनवायरनमेंट का रोल सबसे ज़्यादा है. तो अगर हम किसी भी बच्चे को
किसी पर्टिकुलर डोमेन में ट्रेनिंग देंगे, अच्छे से उसको एक्सपोजर देंगे, सुख सुविधाएँ देंगे, उस चीज़ में बढ़ने के लिए वो करेंगे, तो हर व्यक्ति उस पर्टिकुलर चीज़ तक पहुंच सकता है। आपको फेमस वो याद होगा, बेसिकली जेम्स वॉटसन ने एक बार बोला था ना, इज ऑल्सो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, कि भाई आप मेरे को 10 बच्चे दो, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर देयर फैमिली हिस्ट्री इज़, एंड यू जस्ट टेल मी कि किस बच्चे को क्या बनाना है, किस बच्चे को वकील बनाना है, किसको डॉक्टर, किसको इंजीनियर, किसी को चोर, किसको डाकू, किसको पुलिस वाला, मैं हर किसी को उस पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट दूंगा और वो बना दूंगा, बिकॉज बिहेवियरिज्म स्कूल वॉज हाईली influenced by the environmental factors, and there is more or less that is also true. तो कहीं ना कहीं हम ये तो नहीं बैठ, इसीलिए अगर अपन ये कहें अरे यार मेरा तो पास में किसी ने काम ही नहीं किया है, मेरा तो खानदान इस चीज़ से बिलोंग ही नहीं करता था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इफ वी गेट अ राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड देन इफ वी और सेल्फ परस्यू, फिर एक और डिबेट आ जाएगी फ्री विल वाली, हमारी खुद की पोटेंशियल वाली, ठीक है मेरे को राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट भी नहीं मिला और मेरी सब बायोलॉजी भी कुछ और थी, फिर तो मेरी कोई डेस्टिनी में तो खत्म, दैट इज another debate of free will that we'll discuss in the future, but that is what basically intelligence is, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज, दिस इज वन ऑफ द मेजर डिबेट। अब डिबेट में फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपन उस पर और भी ज़्यादा और सारा कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, तो पहली एक चीज़, इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअलिज्म, इट इज़ मच ब्रॉडर दैन दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। Second is both environment and hereditary plays an important role, but the importance of environment is much more than just the heredity, understand। और rather अगर अपन डिबेट की बात करें तो डिबेट होनी ही नहीं चाहिए, अगर ऐसा समझे कि दोनों का इंटरेक्शन जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अंडरस्टैंड। तो दोनों का जो इंटरेक्शन है वो अगर प्रॉपर हुआ, जिसमें दोनों कॉम्पोनेंट हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ओके। इसके बारे में और अपन आगे किसी कभी बारे में बात करेंगे, ओके। उसके बाद अपन अब यहाँ पर सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं असेसमेंट, इंटेलिजेंट का असेसमेंट मॉडर्न डे में, ओके। मॉडर्न साइकोलॉजी में जो हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की, उसके बारे में, ठीक है। इंटेलिजेंस का असेसमेंट तो अलग अलग जगहों पर हिस्टोरिकली अलग अलग तरीके से हुआ ही है ना। उसमें आपने सुना होगा साहब, अकबर बीरबल की कहानी, चालाक, बुद्धिमान, बहुत पुराने समय से देखो तो अलग अलग तरीके काइंड ऑफ दे हैव अ डिफरेंट mechanisms were there, and even the outcome was also highly subjective, understand। It was more a value based rather than just a kind of product based, so that is। but moving forward हम अभी बात करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, नॉट फ्रॉम एंशिएंट पर्सपेक्टिव, ऑल्दो एंशिएंट पर्सपेक्टिव इज इक्वल इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं अब अपन नेट यूजीसी साइकोलॉजी और इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं, गेट वगैरह को, तो हमें थोड़ा सा मॉडर्न डेफिनेशन पे फोकस करना पड़ेगा, है ना, बजाय पास्ट के। So what is intelligence is, in psychology, intelligence is generally understood as the capacity to learn from experience. This is point number 1 criteria, learning from experience, understand, learning from experience। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, the person who does not learn from his own experiences is a stupid। जो एक ही खड्डे में बार गिरता है, एक ही गलती को बार बार दोहराता है, stupid। a person who learns from his own experience is an intelligent। गलती करना गलत नहीं है, गिरना गलत नहीं है, बट वंस यू फॉल यू अगेन गेट अप, एंड नाउ यू लर्न दिस इज द मिस्टेक आई डिड, नाउ इन द फ्यूचर यू वोंट डू इट अगेन, दैट इज यू मीन्स इंटेलिजेंट। बट द पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक इज अ जीनियस, आर यू गेटिंग। बट इन शॉर्ट, लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट। डू वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस और नॉट। अब अगर अपन चारों तरफ इस दुनिया में देखेंगे, बड़े बड़े नेशन से लेके और बड़े बड़े लोगों से लेके और बहुत आम आदमी तक, तो हम पाएंगे बहुत सारे लोग, और हम खुद भी बहुत बार अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते हैं और एक ही गलती को मिस्टेक करते हैं, एक ही गड्ढे में बार बार गिरते हैं, ठीक है। तो दैट इज़, अब वो डोमेन अलग अलग हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली वी माइट टॉक, अच्छा बिजनेस में मैंने एक गलती बार नहीं करी, ठीक है, बट व्हाट अबाउट माइट बी द रिलेशनशिप, व्हाट अबाउट माइट बी द ट्रस्ट, व्हाट अबाउट माइट बी द नेशंस विच टॉक्स अबाउट अ फॉरेन पॉलिसी, वॉर एंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड। सो डू द नेशंस रियली लर्न फ्रॉम द पास्ट। अभी बहुत सारी डिबेट चल रही है कि साहब अमेरिका ने पहले इतना सारा मैस किया अफगानिस्तान में, इराक में, और उसके बाद जो है शुरू में वियतनाम में, वाई इट इज़ नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, आर यू गेटिंग। डज वी कॉल दिस एन इंटेलिजेंट पॉलिसी, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज बेसिकली लर्निंग कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। सेकेंड, सॉल्व प्रॉब्लम्स, दैट इज ऑल्सो इफ वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दैट इज अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे लोगों के पास, अभी मैं देखता हूँ एज अ टीचर आई सी, when I look at the students, especially in a lot of private universities, their CGPA is 9, 9.5, 9.7 means what, 6 semesters में जो उन्होंने पढ़ा और जितना पढ़ा उसमें उनका पूरा जो स्कोर आया वो 9.7, एक तरीके से समझो कि 97%। आई मीन दे हैव लर्न दैट मच, व्हाट
whatever they have studied. It's almost impossible. It is impossible. But their scores reflect, or their scores made them think as if they are very intelligent. और अगर उनके सामने कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए सामने, तो उनके हाथ पैर फूल जाता है, इसको सॉल्व कैसे करें, टेंशन, एंग्जाइटी और बड़ा सारा वो हो जाता है, और ये सारी की सारी आपकी CGPA वो धरी की धरी रह जाती है. डज इट रियली बिलोंग फ्रॉम अ रियल इंटेलिजेंट पर्सन? नो. It's not just about, again, that's why unfortunately we have equated, or we talk about the academic intelligence as the real intelligence, but it is not. Many of the times the so-called academic intelligence gives you this myth of you are an intelligent but you are not. Getting? It does not mean, I'm not telling that's just a myth. Understand? It has its own importance and it has its own particular kind of thing which is important, which is the part of the important. लेकिन जो हमने बोला ना सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो गारंटी नहीं है कि एकेडमिक इंटेलिजेंस आपको देती हो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली. ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया हो, ठीक है, आपने उसको सॉल्व कर दिया हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला ये हो, बट रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाए, इसका कोई गारंटी नहीं है. तो बट दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्व द प्रॉब्लम, रीजन, थिंक विद अ रीजन. It's not just hypothetically doing something. And most important, what makes the human unique? Adaptation. Adapting to the new situations. Adaptation is the backbone of whatever we are today. हमने इतना ग्रोथ करा है, we although physically we are not very strong, but we are ruling on this planet just because we are able to adapt. डार्विन ने भी वही बोला है ना कि जो व्यक्ति जितना आसानी से अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, वो उतना ही ज़्यादा अपने जीन्स को आगे भेज सकता है. अंडरस्टैंड? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. और ये है भी, ये हमारे पास एक बहुत ही नेट एबिलिटी है. अभी बोलते हैं, अभी अगर मैं आपको, हमें अगर रहने को मिल जाए, भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री है और मैं यहाँ के लिए अडेप्टेबल हूँ. कोई मेरे को जो है वो अंटार्कटिका में भेज दे, अब मेरे को वहीं रहना है -23-30 डिग्री सेल्सियस में, और मेरे को 3 साल वहाँ रहना है. अब मैं सोचूंगा हाउ कैन आई लिव. बट when I start living, automatically I get adapted. व्यक्ति हर किसी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाता है. that is so innate in us. It's not just the one person, but all of us. कहीं ना कहीं अडेप्ट हो ही जाते हैं. या तो हम खुशी होते हैं अपनी राजी से, और या फिर हमें मजबूरी में होना पड़ता है, बट हम उस चीज़ में ढल जाते हैं. मतलब ऐसा समझ लो, अडेप्टेशन कुछ ऐसा है कि अगर हमें कोई हथकड़ियाँ पहना दे, तो एक समय के बाद, 1 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो हथकड़ियाँ भी हमें हथकड़ियाँ नहीं लगेंगी. हम भूल ही जाएंगे कि उनका वजन, प्रेशर. दैट इज़ व्हाट एन अडेप्टेशन इज. सेंसरी अडेप्टेशन सुना होगा ना आपने, सेंसरी अडेप्टेशन. कि साहब अभी सोचो कि आप किसी रूम में बैठे और पंखा चल रहा है, आपको पंखे का एहसास नहीं होता, एकदम से बंद हो गया तो एकदम शांति होती है. वो जो लगातार जो भी चारों तरफ स्टिमुलेशन है ऑटोमेटिकली. सो बट हम उस अडेप्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं इंटेलिजेंस में. हम उससे बेटर कुछ, जब हम नई सिचुएशन में वॉलंटरीली कुछ नए मेजर्स खोजते हैं जिससे कि हम उसमें अडेप्ट हो सके, ना कि मजबूरी में. और ना केवल अडेप्ट हो सकें, बल्कि अपनी एफिशिएंसी को और आउटकम को बढ़ा सकें. ठीक है. तो और लास्ट जो है अडेप्टेशन के बाद, यूज़ नॉलेज इफेक्टिवली. इम्पॉर्टेंट, फिर से यूज़ नॉलेज, इट मीन्स नॉट जस्ट व्हाट आई नो. अगेन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात हो गई, इट्स नॉट जस्ट व्हाट आई नो, बट डू आई कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर नॉलेज इफेक्टिवली इन द रियल लाइफ डोमेन. वॉट एवर आई हैव लर्न थ्रू दैट लर्निंग, कैन आई सॉल्व एनी प्रॉब्लम और नॉट? इफ नॉट, देन एवरीथिंग इज रबिश. जो भी आपने पढ़ा है, लिखा है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको अप्लाई ही नहीं कर सको. इसलिए बार बार बोल देना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत बड़ी चीज़ कि हम करते क्या है कि हम उस चीज़ को अप्लाई ही नहीं कर पाते. दिस इज़, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, बस पढ़ी, लिखे, मार्क्स है और भूल गए. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज. ठीक है. तो कौन सी चीज़ हो गई? लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, रीजन, अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड यूज नॉलेज इफेक्टिवली. लेकिन अगेन सारी गाने लास्ट में आते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ऑफन डिसएग्री कि इंटेलिजेंस कोई स्पेसिफिक एबिलिटी है या फिर सेट ऑफ एबिलिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और उन चीज़ों से रिलेटेड है. ओके, दैट इज़ बेसिकली द डिबेट. फाइन. तो ये हो गया साहब ये. उसके बाद इसमें जो है हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे, और इंटेलिजेंस टेस्ट में जो सबसे मेन, जो सबसे पहले जो व्यक्ति का नाम आता है वो है एल्फ्रेड बिने. BINETT साइलेंट है, एल्फ्रेड बिने. सो एल्फ्रेड बिने जो है, ही वॉज द फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट. ही वॉज इन द फ्रांस गवर्नमेंट ने उनको एक टास्क दिया कि आपको फ्रांस के स्कूल्स में उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है जिनको सीखने में दिक्कत होती है. क्यों? क्योंकि हम एक क्लास में, ये डिबेट तब से अभी तक भी चलती है कि हम एक क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर टू फास्ट लर्नर.
तो टीचर की टीचिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो फास्टेस्ट लर्नर से लेकर स्लोएस्ट लर्नर सब लोगों को कवर करे। लेकिन अगर हम बच्चों को सेग्रीगेट कर दें, उन्होंने ये सोचा कि जो स्लो लर्नर्स हैं उनको अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो हम उनके लिए स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स या ट्रेनिंग इस तरीके से प्रोवाइड करें जिससे कि उनकी लर्निंग और ज़्यादा अच्छी हो सके। बिकॉज मैनी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इफ यू जस्ट फोकस ऑन द स्लो लर्नर्स, मैनी ऑफ द टाइम्स फास्ट लर्नर गेट बोर्ड and they become disinterested. If you just focus on the fast learners, slow learners might left behind. So that was the thing कि आप कोई ऐसा टेस्ट बनाइए जिससे कि हम स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसके बाद उनको स्पेशल ट्रेनिंग दें जिससे कि उनकी लर्निंग इक्वल हो जाए या फिर वो जल्दी से सीख सकें। ठीक है, तो तब जो है बिल ने रिजेक्टेड क्रूड सेंसरी मोटर मेजर्स एज सफिशिएंट इंडिकेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस। सेंसरी मोटर का मतलब जल्दी से सामने टास्क और आपको फटाक से उसको रिएक्शन टाइम के अनुसार जो है वो करना है। दैट वाज कि आप कितनी तेज़ी से हाथ हटाते हो, कितनी तेज़ी से उसको वो कर दो। इट वाज नॉट। तो उन्होंने जो टेस्ट डेवलप किया उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, इन सारे एलिमेंट्स को वो लेके आए। उन्होंने सबसे पहले जो है वो बिने साइमन स्केल जो है वो यूज़ लिया। किस चीज़ के लिए यूज़ लिया? वो यूज़ लिया उन्होंने एस्टिमेट अ चाइल्ड्स मेंटल लेवल। ठीक है, एस्टिमेटेड अ चाइल्ड्स मेंटल लेवल। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली जो है ही हैज़ गिवन द व्हाट वी कॉल्ड एज मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब सिंपल कि इफ़ आई एम 8 years old, so my performance on the related task should be similar to other 8-year-old students. Are you getting? if if I can perform if I can able to solve the different problems or the questions of 10th grade and I am in an at 8th grade, so my mental age will be 10 even if my chronological age is 8, as simple as that. Or इफ़ माई क्रोनोलॉजिकल एज इज़ 8, जो मेरी एक्चुअल एज है शरीर की वो है, मैं 8 साल का हूँ, लेकिन मैं जो है वो 8 या 7 क्लास की प्रॉब्लम्स को जो मेरे साथ के फ्रेंड्स या जो बच्चे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा और मैं केवल 6 से ज़्यादा पे अटक जाता हूँ, तो फिर मेरी मेंटल एज जो है वो 6 ही रहेगी। तो बहुत बार आपने सुना होगा न्यूज़ में आता है ना कि बच्चे जो है आजकल कई सारे स्कूल्स में ऐसा वो खासकर रूरल एरियाज़ में और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी कुछ कुछ उसमें आता है। आपने वो इंडिया में एक टेस्टिंग एजेंसी प्रथम जो हर बार एजुकेशन आउटकम्स, जो स्कूल बेस्ड एजुकेशनल आउटकम्स उनका असेसमेंट करती है, उसमें बहुत बार आता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो नो डिटेंशन पॉलिसी है, हर बच्चे को हमें 8 क्लास तक रोकना नहीं है, हर क्लास में पास करना है। तो बच्चा 8 क्लास में पहुँच जाता है लेकिन उसको 2 या 3 का पहाड़ा यानी कि टेबल याद करने में भी दिक्कत आती है, जो व्यक्ति 2 या 3rd क्लास में सीख जाता है, या बेसिक जो है सब्सट्रैक्शन और एडिशन में भी दिक्कत आती है। इसका मतलब क्या कि क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ गई, मेंटल एज उतनी ही रहेगी। तो व्हाट हैपन्स बाय दिस टेस्ट, by developing this Simon been able to identify basically the mental age। तो mental age के बेसिस पे जिन बच्चों की mental age उनके chronological age से नीचे थे या सिमिलर एज ग्रुप के लोगों से, ऐसा समझो अरे बेटे कि अगर मैं 8th ग्रेड में हूँ लेकिन मेरे इक्वलेंट 8th ग्रेड के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा, केवल 6th को ही सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो वो मतलब उन बच्चों को फिर स्पेशल अटेंशन दिया जाए। दैट वॉज बेसिकली द पर्पस। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, बिन्ने का फोकस बच्चों को टैग करना नहीं था कि भाई ये पुअर बच्चे हैं, थ्रू आउट द लाइफ दे विल रिमेन पुअर। इट वॉज जस्ट द टेम्परेरी मेजर सो दैट उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाए और जिससे कि वो जल्दी से वापस से रिकवर कर सकें जो भी लॉस्ट चीज़ है। आर यू गेटिंग? दैट वॉज बेसिकली द थिंग। तो ये हो गया मेंटल एज। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसकी कि ये बच्चों तक के लिए तो सही है लेकिन बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में बच्चा तेज़ी से सीखता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप देखोगे जरा बच्चों से बात करोगे, फर्स्ट ईयर के बच्चों को कुछ पता होगा, सेकंड ईयर में और कुछ उनकी टेबल्स बढ़ जाएंगी, सब्सट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, थर्ड में और भी कुछ सीखेंगे, स्टोरी। तो बच्चे तो बहुत तेज़ी से सीखते हैं और उनका सब्सटेंशियल डिफरेंस होता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड में। लेकिन इन एन एडल्ट अगर आप पूछोगे कि साहब 20 साल या 22 साल के व्यक्ति को जो चीज़ें पता हैं और 25 से 26 से 28 साल के बच्चे को जो चीज़ें पता है आदमी को, उनमें कोई बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो एक तरीके से व्हाट डज़ इट मीन कि मेंटल एज जो है वो एक जगह पर आकर फिर फ्लैट हो जाती है। एक टाइम तक तो 10 12 15 साल तक तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसके बाद आके फिर फ्लैट हो जाती है। तो फ्लैट हो जाती है तो फिर एडल्ट्स में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड दैट विच वन इज बेसिकली नीड्स अ स्पेशल ट्राई। क्योंकि एक बताओ, आज के टाइम में अगर अपन देखें कोई 20 या 22 साल का हो सकता है, कॉलेज गोइंग बच्चा हो, कॉलेज में पढ़ा, तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई? क्योंकि अगेन उन बच्चों में मेंटल एज इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती बड़े होने के बाद, समझ रहे हैं आप? तो 14-15 साल तक मेंटल एज बढ़ती है और उसके बाद फिर फ्लैट हो जाती है। तो बड़े बच्चों का असेसमेंट और उनको आइडेंटिफाई करना इस टेस्ट से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया जो है वो स्टैनफोर्ड टर्मेन का नाम आपने सुना होगा। तो लुइस टर्मेन ने जो है वो इसी टेस्ट को जो है वो थोड़ा सा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे बेसिकली उसको
थोड़ा सा मॉडिफाई करा एंड ही केम विद स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, और उसमें ही हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपकी मेंटल एज जो आई है टेस्ट से बाय सॉल्विंग द डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स और वॉट एवर। बिने वाले टेस्ट में अधिकतर जो आइटम्स थे सारे दैट वाज वर्बल। वर्बल का मतलब शब्दों से रिलेटेड, उसमें कॉम्प्रिहेंशन, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाहे रीजनिंग, ऑल दीज थिंग्स वर न्यूमेरिकल, ऑल वर वर्बल इन नेचर। गेटिंग? तो दैट वाज द थिंग। तो आपकी एक मेंटल एज आ गई। अब मेरी मेंटल एज समझिए कि 14 साल आई है, ठीक है। मेरी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो मान लो 18 साल या 16 साल है, और इंटू 100 मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, दैट वाज माय IQ। ओके। अब उसमें IQ 100 से ज़्यादा, अगर मेरी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बराबर है कि मेंटल एज भी 16, क्रोनोलॉजिकल एज भी 16, इंटू 100 इज इक्वल टू 100, दैट इज़ माई IQ। अगर हो सकता है कि मैं हूँ तो 16 साल का लेकिन मेरी मेंटल एज 18 साल, ठीक है, या फिर मैं हूँ 12 साल का, मेरी मेंटल एज 15, तो IQ 100 से ज़्यादा भी हो सकती है और 100 से कम भी हो सकती है। तो आज के लिए IQ के बारे में बड़ा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो IQ थी वो 150 में कुछ थी, या वर्ल्ड के जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी IQ जो है वो 140 या 150। अगेन यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IQ, अगेन दिस इज अ मैथ, बिकॉज इंटेलिजेंस आप किस चीज़ को बोल रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जिनके IQ 130, 140, 150 में है, they might be well adjusted into the society or in a particular group, they might be very intelligent into the particular domain but not generally intelligent। are you getting? तो मैं हो सकता है कि मैं फिज़िक्स की प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन मेरे को अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका नहीं पता या नहीं निकाल पाऊँ। are you getting? तो ये बड़ा सा डिबेट है। बट एनी वे, IQ इज़ बेसिकली वॉट, IQ इज़ मेंटल एज डिवाइडेड बाय, तो ये एक बाद में पैमाना बना जहाँ हम लोगों की IQ को मेज़र करते थे, और IQ को मेज़र करने के बाद तो पीपल एवरेज IQ जो है वो 90 to 100 के आसपास मानी जाती थी, 85 से 100। तो 100 से ऊपर जिनकी IQ होती थी वी कॉल्ड देम इंटेलिजेंट एंड ऑल दैट थिंग, और जिनकी 130 से ऊपर पहुँच गई वो फिर होने लगे जीनियस 140 से ऊपर। और इसी तरीके से धीरे 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 जिनकी 80 से नीचे और 70 के आसपास होती थी वो एवरेज 80 से 90, और ये, और फिर जिनकी 70 से वो थोड़े से पुअर, और उसके बाद जिनकी 50s में होती थी वो दैट इज़ रिटार्टेड कैटेगरी में हम लोगों को रखने लगे। आई गेटिंग? दैट वाज समथिंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को ध्यान आ गई जिसको बोला जाता है फ्लेन इफेक्ट, अगर आपने सुना हो। तो ये एक सोशल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि एवरी ईयर average IQ of the people around the world are increasing by some points। अभी आज अपन ने सुना होगा कि आजकल अपन सोचते हैं अरे यार आज 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, उसको आप मोबाइल दे दो, 2 साल का बच्चा खुद से मोबाइल खोल लेगा, कहाँ पे डायल करना है, कहाँ से फ़ोन हटाना है, कहाँ यूट्यूब है, यूट्यूब कैसे चलेगा, एवरीथिंग। हम सरप्राइज होते हैं 2 साल का बच्चा अपने आप सारी चीज़ वो कैसे खोल रहा है, यूज़ वेरी गेम्स खेलने लग जाता है। तो वी थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, माइट बी, बिकॉज व्हाट फ्लिन इज सेइंग कि एवरेज IQ अक्रॉस द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर इंक्रीजिंग बाय सम पॉइंट एवरी ईयर। तो उस कैटेगरी से अगर हम देखें तो आज जो एवरेज इंटेलिजेंस जो है किसी भी बच्चे की IQ, अगर उस लेवल पे अगर अपन 30 या 40 साल पहले देखते तो वो व्यक्ति जिसकी इंटेलिजेंस आज एवरेज है 40 साल पहले, वो जो है वो जीनियस कैटेगरी में आता। अरे बेटे आज का बच्चा जीनियस कैटेगरी में आता, और एवरेज बच्चा, अरे बेटे व्हाट, एवरेज बच्चा। और उस ज़माने के एवरेज बच्चे की IQ अगर अपन आज के हिसाब से मेज़र करें तो उस ज़माने का बच्चा जो है वो मेंटल रिटार्डेड कैटेगरी में पहुंच जाएगा आज की कैटेगरी के हिसाब से। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऐसा समझो कि आज कोई चीज़ एवरेज जो है वो 100 है, ठीक है, 30 साल पहले वही एवरेज होता था 70। आर यू गेटिंग? तो आज का जिस बच्चे का 100 आ रहा है, मतलब ऐसा समझो कि वो उस ज़माने में जीनियस कैटेगरी में पहुंच जाता था, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली व्हाट अ फ्लिन इफेक्ट। तो IQ is when we measure from an IQ perspective, it also does not give us the clear cut picture of what does it mean। इसीलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तीसरी, वो है डेविएशन, और डेविएट IQ, डेविएशन IQ। क्यों? क्योंकि एक तो बात ये हो गई कि मेंटल एज हमारी लिमिटेड होती है, एक टाइम के बाद मेंटल एज इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये है कि इसका मतलब अब यार अब मेंटल एज एक टाइम के बाद तो बढ़ेगी नहीं। मान लो मैं 25 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अगर मैं 30 या 35 साल की किसी का IQ नाप रहा हूँ तो वो तो फिर बहुत कम आएगी, 100 से गिरती चली जाएगी जितना मैं बड़े आदमी की नापूंगा। तो क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ रही है, मेंटल एज नहीं बढ़ रही, तो जितना मैं बड़े व्यक्ति की IQ नापूंगा तो नीचे गिरती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी, नीचे गिरती जाएगी, दैट इज़ द थिंग। तो फिर तो वो तो जो है उस कैटेगरी में आते जाएंगे। तो डेविएशन IQ का मतलब होता है कि उस एज ग्रुप में इट इज़ समथिंग लाइक, ऐसा समझो जैसे हमारे परसेंटाइल होता है ना, परसेंटाइल का मतलब कि अगर मेरी उम्र 30 साल है मान लो, तो 30 साल के लोगों की अक्रॉस द 30 ईयर्स एवरेज IQ क्या होती है?
30 साल के लोगों की हो सकता है कि एवरेज IQ 85 है, ठीक है। इस दुनिया में हज़ारों सैकड़ों हज़ारों 30 साल के लोगों को एक्सपेरिमेंट किया, वो किया, टेस्ट किया, और उनकी एवरेज IQ पता चली साहब 85 है। तो यहाँ पर मेरी IQ अब 85 से, अब यहाँ पे 100 लेवल पे नहीं आएगी, 85 से कितनी ज़्यादा और कितनी कम है उसके लेवल पे होगी। तो अगर मेरी IQ 90 आती है तो आई एम सुपर इंटेलिजेंट और अबव इंटेलिजेंट। इफ़ माई IQ इज़ बिलो, फॉर एग्जाम्पल से 70, आई एम एवरेज और बिलो एवरेज। गेट, यही सेम चीज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 30 साल के लोगों की, जैसे डेविएशन IQ, यही सेम चीज़ आप सोचो कि अगर आप 8th क्लास के बच्चे पे करोगे तो 8th क्लास के बच्चे की तो मेंटल एज अभी बढ़ रही है, तो वहाँ पे हो सकता है कि 8th क्लास के बच्चे की स्टैंडर्ड की, यानी कि 10 साल के 12 साल के बच्चे की एवरेज IQ जो है अक्रॉस द ऑल 8 ईयर और 10 ईयर ओल्ड 12 ईयर ओल्ड किड्स, देयर एवरेज IQ माइट बी 110 और 100। तो वहाँ उनकी 110 या 100 IQ का स्कोर एक इंटरप्रिटेशन है, और यहाँ पे मेरा 85 या 90 का इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ मतलब यह है कि मेरा 90 डज नॉट मीन आई एम लेस इंटेलिजेंट देन द 80 ईयर ओल्ड। आर यू गेटिंग? बिकॉज इट्स अ रिलेटिव, इट्स अ परसेंटाइल, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। परसेंटाइल का मतलब अपन समझते हैं ना क्या आता है, जब हम क्यों परसेंटेज से मेजर नहीं करते आजकल, परसेंटाइल पे वो करते हैं, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। अगर नहीं आता तो फिर कभी इसके बारे में, परसेंटाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो ये अपना मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, IQ और डेविएशन IQ, ठीक है। दीज आर एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो अब उसके बाद अगला जो है उस नेक्स्ट उसमें अपन करेंगे वेशलर के बारे में, और उसके बाद फिर स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।